आज हमारे पास 1857 के सिपाही विद्रोह से ठीक पहले की एक बहुत ही विस्फोटक घटना पर कुछ जबरदस्त स्रोत हैं। हम बात कर रहे हैं 1855-56 के संथाल विद्रोह की। हमारे पास कुछ नोट्स और एक माइंड मैप भी है जो इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि कैसे एक शांतिप्रिय समुदाय जिसे अंग्रेजों ने खुद ही बसाया था, वो सिर्फ 20 साल के अंदर अंदर उन्हीं के खिलाफ सबसे खूनी विद्रोहों में से एक करने पर मजबूर हो गया। आखिर वो कौन सी वजह थी, वो क्या चिंगारी थी? ये सवाल ही मुझे लगता है इस पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ एक विद्रोह की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कहानी है कि जब किसी समुदाय की जमीन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आत्मसम्मान पर एक साथ हमला होता है तो क्या होता है। संथालों की कहानी हमें औपनिवेशिक शासन के जमीनी असर को बहुत करीब से दिखाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें दामीन कोह नाम की एक जगह से जुड़ी हैं। सुनने में बड़ा शाही नाम लगता है, पर यह था क्या असल में? दामिनी कोह का मतलब है पहाड़ियों का आंचल। ये 1832-33 के आसपास राजमहल की पहाड़ियों में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा इलाका सीमांकित किया था और उन्होंने संथालों को वहां बसने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें जमीनें दी और कहा कि वे जंगलों को साफ करके खेती करें। ऊपर से देखने पर तो ये एक अच्छी योजना लगती थी, मतलब संथालों को जमीन मिल रही थी और अंग्रेजों को उम्मीद थी कि इससे खेती बढ़ेगी, जिससे उन्हें ज्यादा राजस्व मिलेगा। लेकिन इसमें एक पेंच था, है ना? क्योंकि वो इलाका वो खाली तो था नहीं, वहां पहले से पहाड़िया जनजाति के लोग रहते थे। हाँ बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने एक ही जगह पर दो अलग अलग समुदायों को लाकर खड़ा कर दिया। एक जो घूम घूम कर झूम खेती करते थे और दूसरे जो एक जगह बसकर हल से खेती करते थे। ये तो टकराव का एक सीधा साधा फॉर्मूला लगता है। बिल्कुल। और शायद ये कोई गलती नहीं थी, ये एक कह सकते हैं कि सोची समझी रणनीति थी। अंग्रेजों को पता था कि संथालों की स्थायी खेती से उन्हें पहाड़ियों की झूम खेती के मुकाबले कहीं ज्यादा और नियमित राजस्व मिलेगा, तो उन्होंने एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब अंग्रेजों ने संथालों से किए अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए। वादा था कि उनकी जमीन और परंपराओं में दखल नहीं दिया जाएगा, पर जल्दी ही उन पर भारी टैक्स लगा दिए गए। अच्छा, तो यहां से चीजें बिगड़नी शुरू हुई। हमारे स्रोतों में सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह बताई गई है जमीन का छिन जाना। ये कैसे हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पर। इस कानून ने एक झटके में, मतलब जमीन पर सदियों से चले आ रहे किसानों के अधिकार को खत्म कर दिया और जमीन का मालिकाना हक दे दिया जमींदारों को। तो अब संथाल, जो अपनी जमीन के मालिक हुआ करते थे, वो जमींदारों के किरायादार बन गए। एक मिनट, मतलब एक संथाल किसान जो शायद पीढ़ियों से एक जमीन पर रह रहा था, वो एक सुबह उठता है और उसे पता चलता है कि कानूनी तौर पर वो जमीन अब उसकी है ही नहीं, और ये फैसला सिर्फ एक कागज के टुकड़े की वजह से हुआ है। ठीक यही हुआ। रातों रात वो मालिक से मजदूर बन गया अपनी ही जमीन पर, और अब उसे जमींदार को लगान देना था, वो भी नकद में। और अगर वो लगान नहीं चुका पाता तो जमींदार उसकी जमीन नीलाम कर देता था। जमीन जो उनके लिए सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि उनकी पहचान और पुरखों की विरासत थी, वो अब बस एक बिकाऊ चीज बन गई थी। तो एक तरफ तो उनकी जमीनें ही उनसे छीनी जा रही थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जमीन छीनने के बाद उन्हें आर्थिक तौर पर भी, मतलब पूरी तरह से जकड़ लिया गया, है ना? यहीं पर महाजन और साहूकारों का रोल आता है। बिल्कुल। संथाल समाज वो वस्तु विनिमय पर चलता था, बार्टर सिस्टम। वे अनाज के बदले जरूरत की चीजें लेते थे, लेकिन अंग्रेजों और जमींदारों को लगान चाहिए था नकद में, कैश में। और नकद पैसा कहाँ से लाएं? हाँ, तो इसके लिए उन्हें जाना पड़ा महाजनों यानी साहूकारों के पास। और ये साहूकार 50% से लेकर 500% तक का ब्याज वसूलते थे। 500%? अरे, ये तो सरासर लूट थी। और मुझे लगता है कि कानूनी व्यवस्था से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली होगी। अदालतें तो उनके लिए एक भूल भुलैया जैसी रही होंगी। भूल भुलैया से भी बदतर। संथाल पढ़े लिखे नहीं थे। साहूकार कर्ज के दस्तावेजों पर अंगूठा लगवा लेते थे और कर्ज की रकम बढ़ा चढ़ा कर लिख देते थे। अगर कोई संथाल अदालत जाता भी तो वहां की भाषा, कानून, प्रक्रिया, सब कुछ उसके लिए विदेशी था।
और अदालतें हमेशा जमींदारों और साहूकारों का ही पक्ष लेती थीं। नतीजा ये होता कि कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी बची खुची जमीन, मवेशी, यहाँ तक कि खुद को भी बेचना पड़ता था। उनका जो रोजगार का तरीका था वो भी हाथ से जाता रहा। हमारे स्रोतों में बंधुआ मजदूरी की 2 भयानक प्रथाओं का जिक्र है, हरवाही और कमौती। ये कमौती सिस्टम तो सुनने में ही बहुत खौफनाक लग रहा है। मतलब एक छोटा सा कर्ज आपकी अगली कई पीढ़ियों को गुलाम बना सकता था। हाँ, कमौती ठीक यही था। साहूकार थोड़ा सा पैसा एडवांस देकर संथालों से एक दस्तावेज पर अंगूठा लगवा लेता था और उसके मुताबिक जब तक कर्ज चुकता नहीं होता तब तक उसे साहूकार के लिए काम करना होगा। और ब्याज इतना ज्यादा होता था कि मूलधन कभी कमी नहीं होता था। वो कर्ज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चला जाता था। बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता, सब उसी साहूकार के गुलाम बनकर रह जाते थे। ये एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र था। और हरवाई? हरवाई भी कुछ ऐसी ही प्रथा थी जिसमें जमींदार के खेतों पर बिना किसी मजदूरी के काम करना पड़ता था। ये तो सिर्फ आर्थिक या जमीनी लड़ाई नहीं लग रही, ये तो उनके पूरे वजूद पर, उनकी संस्कृति और उनके समाज पर हमला था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अंग्रेजों ने दिकू यानी बाहरी लोगों को संथाल इलाकों में बसने के लिए बढ़ावा दिया। ये दिकू कौन थे? जमींदार, व्यापारी, साहूकार, ठेकेदार। इनके आने से संथालों का जो सामाजिक ताना बाना था वो बिखरने लगा। इसके साथ ही ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी तेज हो गईं, जिससे संथालों की अब अपनी पारंपरिक आध्यात्मिक प्रथाओं को खतरा महसूस होने लगा। उनके जो पुजारी होते थे, जिन्हें पाहन कहा जाता था, उनका सम्मान और प्रभाव भी कम होने लगा। और उनकी अपनी सरकार का क्या हुआ? उनकी जो स्वशासन की व्यवस्था थी, जिसे मांझी व्यवस्था कहा गया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये शायद सबसे बड़ा हमला था। संथालों की अपनी एक बहुत ही विकसित और लोकतांत्रिक स्वशासन प्रणाली थी, मांझी परगना व्यवस्था। हर गांव का एक मुखिया होता था, मांझी। वो अपने सहयोगियों, पाराणिक, जोगमांझी और नाइके, जो पुजारी होते थे, उनके साथ मिलकर गांव के सारे फैसले लेता था। जमीन के झगड़े, शादी ब्याह, त्योहार, न्याय, सब कुछ पारंपरिक कानूनों और सामुदायिक सहमति से तय होता था। ये उनकी पहचान का केंद्र था। तो ये सिर्फ कानून बदलना नहीं था, ये उनके पूरे समाज का ढांचा तोड़ने जैसा था। सोचिए, आपके गांव में सालों से आपके चुने हुए लोग ही फैसले लेते हैं, न्याय करते हैं। फिर अचानक कोई बाहरी अफसर आकर कहता है कि अब से सारे फैसले कलकत्ता में बैठे किसी अंग्रेज के बनाए कानून से होंगे और उसे लागू करेगा वो जमींदार जिसे आप अपना शोषक मानते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, ये उनकी पहचान पर हमला था। बिल्कुल, अपने फैसले खुद लेने का उनका जो हक था वो पूरी तरह से छीन लिया गया। उनकी अपनी अदालतें खत्म कर दी गईं और उन्हें ब्रिटिश अदालतों में जाने को मजबूर किया गया, जहां उन्हें कभी न्याय नहीं मिलता था। ये बेबसी और अपमान का वो एहसास था जो धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। तो ये दशकों से दबाव बन रहा था। जमीन गई, पैसा गया, संस्कृति पर हमला हुआ और अपनी सरकार भी छीन गई। ऐसे में वो आखिरी चिंगारी क्या थी? वो कौन सी घटना थी जिसके बाद सब कुछ भड़क उठा? तात्कालिक कारण एक बहुत छोटी सी घटना थी। एक साहूकार के घर कुछ मामूली चोरी हुई और उसने इल्जाम कुछ संथालों पर लगा दिया। पुलिस आई और हमेशा की तरह बिना किसी जांच के उन संथालों को गिरफ्तार कर लिया और अपमानित किया। और इसके जवाब में? इसके जवाब में संथालों के एक भीड़ ने इकट्ठा होकर उस दरोगा की हत्या कर दी जो जमींदारों और साहूकारों का पिट्ठू माना जाता था। ये वो पल था जब सालों से दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। और यहीं पर सिद्धू और कान्हू मुर्मू की एंट्री होती है, जो इस विद्रोह के सबसे बड़े नेता बने। हाँ, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, 2 भाई। उन्होंने इस विद्रोह को एक संगठित और वैचारिक रूप दिया। उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें उनके देवता ठाकुर ने दर्शन दिए हैं और आदेश दिया है कि वे दिकुओं और अंग्रेजों को अपनी जमीन से बाहर निकाल दें और अपना राज, अबुआ दिशोम, अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज, फिर से स्थापित करें। यह सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, ये अपनी संप्रभुता को फिर से हासिल करने का एक राजनीतिक और आध्यात्मिक ऐलान था। हजारों संथाल उनके नेतृत्व में तीर, कमान और तलवारें लेकर उठ खड़े हुए। तो इस भयानक विद्रोह जिसमें कहा जाता है कि हजारों लोग मारे गए, उसका नतीजा क्या निकला? क्या अंग्रेजों ने उनकी आवाज सुनी? क्या कुछ बदला? विद्रोह को तो अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता से कुचल दिया, लेकिन इसकी गूंज लंदन तक सुनाई दी।
ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हुआ कि उनकी नीतियों में बहुत बड़ी खामी है। उन्हें ये मानना पड़ा कि आदिवासी समाजों पर बंगाल के कानून थोपना एक भयानक गलती थी। इसी के जवाब में उन्होंने 1856 में संथाल परगना नाम से एक अलग प्रशासनिक जिला बनाया। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बहुत बड़ा कदम। ये एक तरह से उनकी अलग पहचान और जरूरतों को कानूनी मान्यता देना था। और जमीन की सुरक्षा के लिए भी तो कुछ किया गया, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा मुद्दा था। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। 1876 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था संथालों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने या हस्तांतरित करने से रोकना। इसने एक तरह से उनकी जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकार को फिर से बहाल करने की कोशिश की। लेकिन क्या ये सुधार असल में जमीन पर टिक पाए? क्योंकि अक्सर ऐसे कानून कागज पर तो अच्छे लगते हैं, पर असलियत कुछ और होती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक नई पुलिस व्यवस्था भी बनाई गई जिसमें स्थानीय लोगों को शामिल किया गया। लेकिन औपनिवेशिक व्यवस्था के अपने अंतर्विरोध थे। जमींदारों और नील के बागान मालिकों का दबाव इतना ज्यादा था कि 1857 के एक्ट एक्स जैसे कानूनों ने इन सुरक्षा उपायों को काफी कमजोर कर दिया। शोषण के नए नए रास्ते निकाल लिए गए। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बंधुआ मजदूरी की कमौती प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1920 में बिहार उड़ीसा कमौती एक्ट बनाना पड़ा। मतलब विद्रोह के 65 साल बाद भी वो समस्या जिंदा थी। तो कुल मिलाकर संथाल विद्रोह कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था। यह जमीन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीतिक स्वायत्ता पर हुए एक सोची समझी हमले के खिलाफ एक संगठित और सोचा समझा जवाब था। ये नहीं है कि 1857 से पहले हुआ। इसका महत्व इस बात में है कि इसने ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। वो भारत की विविधता को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने बंगाल के जमींदारी सिस्टम को एक आदिवासी समाज पर थोप दिया, ये सोचे बिना कि यहाँ जमीन का मतलब सिर्फ खेती और राजस्व नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और अस्तित्व है। ये टकराव होना ही था और संथाल विद्रोह उस टकराव की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली आवाजों में से एक था। यहां सोचने के लिए एक आखिरी बात यह है, इतिहास अक्सर 1857 जैसे बड़े राष्ट्रीय विद्रोहों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन संथाल विद्रोह जैसे आंदोलन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि स्वतंत्रता और स्वायत्तता का असल मतलब क्या होता है, खासकर उन समुदायों के लिए जिनकी अपनी सदियों पुरानी शासन व्यवस्था और जीने का तरीका था, जिसे बाहरी ताकतों ने आकर तहस-नहस कर दिया। शायद असली आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत इन्हीं जमीनी संघर्षों से होती है।